हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और काफ़ी सारे पर्सन है जो कि अपने बुक्स क्लोजिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथ ही यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर किसी एमएसएमई क्रेडिटर से कोई गुड्स परचेज कर रखा है या कोई सर्विस है जो कि ले रखी है, तो उस केस में यदि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एमएसएमई क्रेडिटर के कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज पेंडिंग चल रहे हैं तो वो सारे ड्यूज आपको 31 मार्च 2025 से पहले क्लियर करने हैं। अदरवाइज ये पेमेंट जो है वो आपके डिसअलाउड हो जाएंगे और आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे, जिसपे आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब साथ ही एमएसएमई क्रेडिटर्स के पेमेंट को लेके काफ़ी सारे बिजनेसमैन को ये कन्फ्यूजन है कि यदि हम 45 दिन या 15 दिन के अंदर एमएसएमई क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में हम इन खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अब यदि आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर को यदि 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमेंट कर भी देते हैं तो भी उस केस में आपके खर्चे जो है वो डिसअलाउड हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपने भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एमएसएमई क्रेडिटर से अगर कोई गुड्स परचेज कर रखा है तो उस केस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चेक योर एमएसएमई क्रेडिटर्स पेमेंट ड्यू बिफोर 31 मार्च 2025। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई कौन होता है। तो एमएसएमई का मीन्स है कोई भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि इंगेज है किसी भी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसेसिंग में किसी भी गुड्स की या कमोडिटी में। तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको 31 मार्च 2025 से पहले क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालनी है और उस लिस्ट में से चेक करना है कि एमएसएमई वाले क्रेडिटर्स कौन से हैं। यदि उन क्रेडिटर्स का अगर आपका 31 मार्च 2025 तक कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू है तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके एमएसएमई के क्रेडिटर्स हैं उन सभी क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको 31 मार्च 2025 से पहले जरूर कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्शन 43B। तो अब आपके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B में कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, ना कि एक्रूअल बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। जबकि कुछ अदर पेमेंट ऐसे होते हैं जो कि यदि आपके द्वारा मान लो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिए जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी आप उसी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करते समय एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया था, क्लॉज H, जिसके अकॉर्डिंग एनी सम पेएबल टू ए माइक्रो और small enterprises beyond the time limit prescribed under section 15 of the MSMED Act 2006 shall be allowed as a deduction only in the year of actual payment। यानी कि यदि आपके द्वारा एमएसएमई क्रेडिटर से अगर कोई गुड्स परचेज किया जाता है तो उस केस में आप उसकी डिडक्शन केवल एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बायर है उसका एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि जो सेलर है उसने यदि एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो ही उस केस में सेक्शन 43B क्लॉज H के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि एमएसएमईडी एक्ट में जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसको कवर नहीं किया गया है, यानी कि जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उस पर एमएसएमई क्रेडिटर्स के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो अब यहाँ पे आपके माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उनको डिफाइन किया गया है उनके द्वारा जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या उनका जो एनुअल टर्नओवर होता है उसके बेसिस पे। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का मीन्स ऐसे एंटरप्राइजेस है जिनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 1 करोड़ रुपए तक है और उनका एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए तक है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस का मीन्स ऐसे एंटरप्राइजेस है जिनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 10 करोड़ रुपए तक है और उनका एक फाइनेंशियल ईयर में जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक का है। तो अब आपके बजट 2025 में टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो चेंज हो गई है। तो ये लिमिट आपके 31 मार्च 2025 तक ही एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है पेमेंट टाइमलाइंस अंडर एमएसएमईडी एक्ट 2006। तो अब यहाँ पे सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो एमएसएमई क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है उसकी टाइमलाइन क्या है। तो अब यदि मान लो एमएसएमई क्रेडिटर्स और बायर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 45 डेज में एमएसएमई क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। और यदि मान लो एमएसएमई क्रेडिटर्स और बायर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा है रिटर्न में तो उस केस में आपको मैक्सिमम 15 डेज में एमएसएमई क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। अब मान लो यदि आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर को 15 डेज या 45 डेज के अंदर पेमेंट करना भूल जाते हैं या किसी रीजन से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप इन खर्चों की डिडक्शन तभी ले सकते हैं जिस ईयर में आपके द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब यदि आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स को 45 डेज या 15 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका आपके टैक्सेबल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। तो अब मान लो अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के कोई एमएसएमई क्रेडिटर है जिनका आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे
और मान लो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अगर आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एमएसएमई क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है तो उस ईयर में उन खर्चों की डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये खर्चे जो है वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे और उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पेमेंट पे आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई के द्वारा जो नोटिफाई की गई है बैंक इंटरेस्ट रेट, उसका 3 टाइम्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वो खर्चे भी आपके सेक्शन 37 में डिसअलाउड होंगे, यानी कि आप उसकी डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एमएसएमई क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है और उसके लिए जो 15 दिन या 45 दिन की टाइम लिमिट कंसीडर की जाती है वो आपको कैसे देखनी है उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है जिसके द्वारा 1 जनवरी 2025 को एमएसएमई क्रेडिटर से अगर कोई गुड्स है जो कि परचेज किया जाता है। अब मान लो एमएसएमई क्रेडिटर और मिस्टर ए के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो उस केस में मैक्सिमम 45 डेज में मिस्टर ए को पेमेंट करना है एमएसएमई क्रेडिटर्स को। तो अब यहाँ पे जो मिस्टर ए के लिए ड्यू डेट क्या है पेमेंट करने की, वो है 14 फरवरी 2025, जबकि मिस्टर ए के द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है 30 जनवरी 2025 को। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है उसके द्वारा ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया है और सेम फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो सेम फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इन खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट मान लो मिस्टर बी है, उसके द्वारा कोई गुड्स है जो कि एमएसएमई क्रेडिटर से परचेज किया जाता है 5 फरवरी 2025 को। अब मान लो मिस्टर बी और एमएसएमई क्रेडिटर के बीच में कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे मिस्टर बी को मैक्सिमम 15 डेज में पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर बी के लिए ड्यू डेट हो जाती है 29 फरवरी 2025। अब मिस्टर बी के द्वारा जो एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है वो किया जाता है 10 अप्रैल 2025 को। तो अब यहाँ पे जो मिस्टर बी है, एक तो उसके द्वारा ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया गया है और दूसरा उसने जो पेमेंट किया है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में ना करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो अब यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो इन खर्चों की डिडक्शन 24-25 में ना लेके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ले सकता है क्योंकि उसके द्वारा पेमेंट भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। नेक्स्ट मान लो मिस्टर सी है जिसके द्वारा अगर कोई गुड्स है जो कि एमएसएमई क्रेडिटर से परचेज किया जाता है 20 मार्च 2025 को। अब मान लो मिस्टर सी और एमएसएमई क्रेडिटर के बीच में कोई भी रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे मिस्टर सी को मैक्सिमम 15 डेज में पेमेंट करना है। तो मिस्टर सी के लिए ड्यू डेट है 3 अप्रैल 2025। तो अब यहाँ पे मिस्टर सी के द्वारा जो एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है वो 30 मार्च 2025 को किया जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर सी के द्वारा ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया गया है और सेम फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। तो इस केस में मिस्टर सी सेम फाइनेंशियल ईयर में इन खर्चों की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट मान लो मिस्टर डी है जिसके द्वारा 20 मार्च 2025 को कोई गुड्स परचेज किया जाता है एमएसएमई क्रेडिटर से और दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है। तो उस केस में मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट कर सकता है मिस्टर डी। तो यहाँ पे मिस्टर डी के लिए ड्यू डेट आती है 3 मई 2025, लेकिन अब एक्चुअल में जो मिस्टर डी के द्वारा पेमेंट किया जाता है वो 10 अप्रैल 2025 को किया जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि यदि आप अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स का अगर आपको 45 डेज़ की लिमिट दे रखी है और वो लिमिट अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर के बाद में आती है तो भी यदि आप सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे तो ही आप उन खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है और यदि आप पेमेंट भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, भले ही आप वो पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो भी उस केस में आपको ये खर्चे अलाउड नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे मिस्टर डी जो है उसके द्वारा ये पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है, लेकिन पेमेंट भले ही उसके द्वारा ड्यू डेट से पहले किया गया है तो भी उस केस में इन खर्चों की डिडक्शन मिस्टर डी को अलाउड नहीं होगी। तो यहाँ पे मिस्टर डी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इन खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। साथ ही जो बिजनेसमैन है उनको एमएसएमई क्रेडिटर को पेमेंट करते समय एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आपके 15 दिन या 45 दिन की जो ड्यू डेट है वो भले ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं किया जाता है लेकिन आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में भी आपके जो खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे क्योंकि आपके द्वारा जो ये पेमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। और साथ ही आपके द्वारा जो ये 45 डेज़ की लिमिट देखी जाती है तो उस केस में आपके पास रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में या तो इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए या फिर उसकी कंफर्मेशन जो है वो आपने मेल पे ले रखी है कि दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट किया गया है, क्योंकि आपके द्वारा जो वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहती है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।